वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूं। अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है वित्तीय बाजार अर्थात फाइनेंशियल मार्केट। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। वित्तीय बाजार क्या है, पहले तो एक सिंपल शब्दों में समझेंगे। वित्तीय बाजार वैसी बाजार को बोला जाता है जहां पे वित्तीय संपत्ति का लेन देन किया जाता है, अर्थात फिनेंशियल एसेट्स को बाइंग और सेलिंग की जाती है। वैसी संस्थाओं को हम लोग फिनेंशियल मार्केट अर्थात वित्तीय बाजार कहते हैं। क्या समझे? और वित्तीय बाजार में आपको जैसे यहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, मनी इत्यादि को यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की जाती है। अब हम लोग चलते हैं एक द पैराग्राफ में स्टडीज करते हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहता है, वित्तीय बाजार क्या है, तो चलते हैं देखते हैं। कहता है वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट वह स्थान होता है जहां पर विभिन्न या व्यवस्था वित्तीय संपत्तियों फाइनेंशियल एसेट्स की जैसे कि शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, मुद्रा आदि, शेयर, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स की खरीद और बिक्री होती है। ठीक है, ये सब समझे। क्या समझे कि वित्तीय बाजार में इन तमाम चीजों को खरीद बिक्री की जाती है। क्या है? जैसे कि शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, मुद्रा। ठीक है, यह बाजार पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित करता है, यानी जिनके पास पूंजी अधिशेष एक्स्ट्रा फंड होती है वे उसे उन लोगों या संस्थाओं को देते हैं जिन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आपको समझ में आ गया कि वित्तीय बाजार क्या है। तो एक सिंपल शब्दों में समझेंगे, वित्तीय बाजार बाजार की वह व्यवस्थाएं होती है या वैसी बाजार को कहा जाता है जहां पर वित्तीय संपत्ति को लेन देन अर्थात खरीद बिक्री की जाती है, जहां पर जिनको एक्स्ट्रा फंड या कोष होती है वह वहां पे उसमें जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें कौन सा संपत्ति है जिसको हम लोग वित्तीय संपत्ति कहेंगे, तो सबसे पहले समझेंगे फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? तो फाइनेंशियल एसेट्स में जो ऐसे आप समझेंगे जो पैसे से संबंधित होता है। ठीक है, जहां पे बाइंग और सेलिंग की जाती है जो पैसा से रिलेटेड होता है, जैसे मार्केट में शेयर्स हुआ, डिवेंचर्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ। इन तमाम चीजों को यहाँ पे बाइंग और सेलिंग, साथ ही साथ डेरिवेटिव भी होती है जहां पर ऑक्शन पे सेल की जाती है, एग्रीमेंट पे सेल की जाती है। वो भी इस मार्केट में आपको फिनेंशियल एसेट्स की अकॉर्डिंग आते हैं। अब चलते हैं वित्तीय बाजार का महत्व क्या है, तो ये समझेंगे। यहां से पढ़ेंगे, देखिए, यह बचत को उत्पाद निवेश में परिवर्तित करता है। दूसरा कहता है यह पूंजी की उपलब्धता और वितरण को संतुलित करता है। तीसरा, यह आर्थिक विकास को गति देता है। यह निवेशकों को रिटर्न और कंपनियों को पूंजी प्रदान करता है। देखेंगे निवेशकों का मतलब यहाँ पे वित्तीय बाजार में क्या होता है, एक इन्वेस्टर होती है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब जो बाजार में पैसे लगाते हैं, और कंपनी को पूंजी प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी शेयर को इश्यू करती है, मतलब कि सेल करती है, तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, जो उसको बोला जाता है यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में कस्टमर क्या बोला जाता है, इन्वेस्टर। जो पैसे लगाते हैं वो उस कंपनी में पैसे लगाते हैं। तो क्या हुआ, जो पैसे हम लोग लगाते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं पैसे लगाते हैं, तो उसके बदले उनको रिटर्न मिलती है। रिटर्न मतलब उसको कुछ उसके बदले में मिलता है, मुनाफा कह सकते हैं अपना एक लेमन भाषा में। जैसे अगर हम लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर में कंपनी उसके बदले में क्या देती है, डिविडेंड देती है, लाभांश देती है। यदि हम लोग डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे वित्तीय मार्केट में, वित्तीय जो बाजार होती है उस बाजार में या तो लाभांश मिलती है या तो क्या मिलती है उसके बदले, ब्याज मिलती है, मतलब इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलती है। ठीक है, यह आर्थिक विकास को गति देता है। आर्थिक विकास को गति इसलिए देती है क्योंकि जैसे पैसे की बात होगी तो आर्थिक होगा गतिविधि। यह पूंजी की उपलब्धता और वितरण को संतुलित करती है, यानी कि पूंजी को उपलब्ध मतलब फंड को ये क्या करते हैं, एक्विजिशन करती है। फंड मतलब कि पैसे को, क्योंकि जैसे इन्वेस्टर पैसे लगाएंगे तो कंपनी के पास क्या होगा, कैपिटल जनरेट होगा, पूंजी। यह बचत को उत्पादक निवेश में परिवर्तित करता है। एक तरह से जो बचत होती है, जो भी इन्वेस्टर होती है उसको बचत जो होती है उसको निवेश में कन्वर्ट करती है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। फिर देखिए कहता है वित्तीय बाजार
तो देखिए वित्तीय बाजार को कई प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा गया है। क्या? एक पूँजी बाजार और मुद्रा बाजार। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखेंगे यहाँ पे हमेशा याद रखें पूँजी बाजार। तो हमेशा याद रखें पूँजी बाजार वह बाजार होती है जो दीर्घकालीन अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। एकदम समझेंगे वन बाय वन। क्या समझे? पूंजी बाजार, इसमें दो बाजार होते हैं, पूंजी बाजार अर्थात कैपिटल मार्केट और दूसरा होती है मुद्रा बाजार मतलब मनी मार्केट। तो पूंजी बाजार में क्या होती है, यहाँ पे आपको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे शेयर, डिवेंचर्स और बॉन्ड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा शेयर क्या है, डिवेंचर क्या है, बॉन्ड क्या है, क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन पहले हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि पूंजी बाजार क्या है। तो क्या समझे, पूंजी बाजार वह बाजार होती है जहां पे लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, मतलब दीर्घकालीन के लिए। जो दीर्घकालीन का मतलब जो 1 वर्षों से ज्यादा दिन के लिए होती है उसको बोला जाता है दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म बोला जाता है कॉमर्स की भाषा में या इकोनॉमिक्स की भाषा में। ठीक है, और इस मार्केट को रेगुलेट किसके द्वारा होती है, तो सेबी के द्वारा। ठीक है, सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मेन ब्रांच कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी सेबी की स्थापना 1991 माना गया है, सेबी एक्ट 1991। ठीक है, क्या समझे, पूंजी बाजार वित्तीय बाजार के उस बाजार को बोला जाता है जहां पे जो कोई भी संपत्ति को खरीद बिक्री होती है वो लंबी अवधि के लिए अर्थात दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है, और इसका रेगुलेट जो होता है सेबी के माध्यम से होती है। इसका फुल नेम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछी जाती है। अब देखेंगे मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार के वह बाजार है जहां पे कोई भी संपत्ति को शॉर्ट टर्म के लिए खरीद बिक्री की जाती है। ठीक है, मनी मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि अल्प अवधि के लिए होती है, मतलब विद इन 1 ईयर के लिए होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, ST। क्या समझे, ST शॉर्ट टर्म के लिए ये होती है, और इसका रेगुलेट किसके द्वारा होती है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखिए वित्तीय बाजार जो होती है उसको रेगुलेट दो संस्था के द्वारा की जाती है, एक सेबी और दूसरा RBI। RBI जिसको रेगुलेट करेगी वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, जो मुद्रा से संबंधित होगी उसको वो रेगुलेट करेगी, जैसे ट्रेजरी बिल का इशू करना होती है, ठीक ना, कॉमर्शियल पेपर हो गया, इन तमाम चीजों को ये शॉर्ट टर्म में आती है। ठीक है, उसके बाद में वन बाय वन डिस्कशन भी करूंगा। ठीक है, RBI को समझते हैं। RBI एक्ट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 इसका है। ठीक है, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कदम मुख्य प्रकार के वित्तीय बाजार है, यहाँ पर देखिए 4 प्रकार से दिया है, लेकिन मैंने 2 प्रकार मेन है इसमें स्टडीज करनी। देखिए पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट लंबी अवधि के निवेश जैसे शेयर और बॉन्ड के लेन देन के लिए होती है। मनी मार्केट अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म ऋण और निवेश जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर जिसको मैंने बताया था, कमर्शियल पेपर ये भी बताया था। स्टॉक मार्केट कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री के लिए होती है, स्टॉक मार्केट होती है कंपनी के। ठीक है, उसके बाद विदेशी मुद्रा बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, विभिन्न देशों की मुद्राओं की अदला बदली के लिए होती है। फॉरेक्स मैनेजमेंट यानी कि वन करेंसी टू अनदर करेंसी में एक्सचेंज की जाती है। उसके बाद करता है डेरिवेटिव बाजार, डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर्स ऑप्शंस जैसे अनुबंध आधारित वित्तीय उत्पादों के लिए। ठीक है, इस चीज आपको समझ में आया, क्या समझे, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स कह सकते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव मार्केट होती है। ठीक है, असल कैपिटल मार्केट क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने एक विस्तार पूर्वक मैं एक्सप्लेन किया हूँ ताकि आप लोग को इजी हो समझने में। तो यहाँ पे मैं एक इस पैराग्राफ को पहले मैं स्टडीज करूंगा और देखेंगे। देखिए क्या कहता है, पूंजी बाजार वह वित्तीय बाजार होता है जहां लंबी अवधि का पूंजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल का व्यवस्था होती है। इसका मुख्य कार्य यह है कि यह बचतकर्ताओं, इन्वेस्टर से पूंजी को एकत्र करता है और उसे उन उद्योगों, कंपनियों या सरकार को उपलब्ध कराता है जिन्हें दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताएं होती है। क्या समझे, पूंजी बाजार वह वित्तीय बाजार होती है जहां लंबी अवधि के लिए क्या होता है, लंबी अवधि का पूंजी का व्यवस्था की जाती है। इसका मुख्य कार्य होती है जो बचत करता, जो इन्वेस्टर होते हैं वो पूंजी लेकर के किसको देता, उद्योगपति कंपनियों को देती है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें शेयर, बॉन्ड यहाँ पे आपको आ गया, कहता है इसमें शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड आदि जैसे वित्तीय उपकरणों का लेन देन होती है। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे, फिर कहते हैं देखिए यहाँ से देखेंगे, पूंजी बाजार किसी भी देश की आर्थिक नींव का महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, ठीक है। यह संसाधनों के कुशल आवंटन, निवेशकों को बेहतर रिटर्न और उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में पूंजी बाजार की मजबूती और औद्योगिक रोजगार सृजन और सार्वजनिक भागीदारी को बल मिलता है, ठीक है। कहता है क्या, देखिए पूंजी बाजार किसी भी देश की आर्थिक नींव का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होती है, ठीक है। यह संसाधनों के कुशल आवंटन, निवेशकों को बेहतर रिटर्न, यानी कि कोई भी संसाधन जो होती है उसको कुशल आवंटन करती है, और जो निवेश मतलब जो इन्वेस्टर होती है उसको बेहतर रिटर्न देती है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान होती है। जो उद्योग धंधा है, जो कंपनी है, उसको क्या होती है, एक पूंजी की क्या होती है, प्राप्ति होती है, इसी को बोला गया है वित्तीय सहायता प्रदान होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कहता सेबी, कहता सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देखिए कहता पूंजी बाजार का नियामक होता है, रेगुलेटर होता है, मतलब उसको देख रेख करती है, नियामक मतलब देख रेख करने वाला, उसको चलाने वाला होता है, ताकि जो भी इन्वेस्टर है, देखिए रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, यदि कोई इन्वेस्टर वहां पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है शेयर डिवेंचर में, यदि उसके पैसा को किसी प्रकार के धोखाधड़ी होगा, उसके साथ फ्रॉड होगा, तो उसका गारंटी कौन लेती है, सेबी लेती है, मतलब वो फ्रॉड से बचाती है, उसी को बुलाता है रेगुलेटर है, ठीक है। निवेशकों की देखिए यहाँ पर क्या होता है, सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी से रोकथाम सुनिश्चित करता है, क्या समझे। सेबी जो होती है क्या करती है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। रेगुलेट क्यों करती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी करती है, पारदर्शिता मतलब जो नीट एंड क्लीन चीज बताती है उसको कोई झूठ सच नहीं बोल सकता, ठीक है। और धोखाधड़ी से रोकथाम करता है, उसके साथ फ्रॉड ना हो उसके लिए रोकथाम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पूंजी बाजार के दो प्रमुख भागों में बांटा गया, देखिए एक प्राथमिक बाजार और दूसरा होता है द्वितीय बाजार। देखिए क्या है प्राइमरी मार्केट का मतलब समझेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कैपिटल मार्केट में क्या होती है, यहाँ पे आपको शेयर डिवेंचर को इश्यू की जाती है। तो देखिए प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब फर्स्ट टाइम में शेयर को इश्यू किया जाता है और जब खरीदता है तो उसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। इसमें कोई पुराना शेयर नहीं होती है, ठीक है। यानी कि पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ बोला जाता है, हमेशा याद रखें क्या होती है ये, आईपीओ, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये कितना कंपटीशन में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ये होती है कि डायरेक्टली यहाँ पे शेयर और डिवेंचर को कंपनी इश्यू करती है और उसका इन्वेस्टर क्या होती है, बाय कर लेती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इसे नई निगम बाजार, न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। इसमें कंपनी नई प्रतिभूतियां, सिक्योरिटी जैसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से निवेशकों को जारी करती है। इसमें सीधे कंपनी और निवेशकों के बीच लेन देन होती है, ठीक है। क्या समझे, प्राइमरी मतलब, प्राइमरी का मतलब ऐसे समझेंगे फर्स्ट टाइम, जैसे अगर कोई एक्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे एकदम इजी वे से समझनी है, कोई एक्स लिमिटेड शेयर को इश्यू करेगी, ठीक है। कोई एक्स लिमिटेड, क्या समझे, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे कोई एक्स लिमिटेड जो है, एक्स लिमिटेड जो है, सॉरी थोड़ा सा इधर आ जा रहा है, जैसे कोई एक्स लिमिटेड, ठीक ना, शेयर इश्यू करेगा, इसका इन्वेस्टर मानकर चलिए राम परचेज कर लेगा, ये हुआ प्राइमरी मार्केट। लेकिन खुद सोचो, अगर एक्स लिमिटेड ने कोई शेयर को इश्यू करी और आर जो कोई इन्वेस्टर था उन्होंने परचेज करी, तो ये जो है इन्वेस्टर इस शेयर को आज न कल तो फिर बेचेगा, ठीक ना। तो इस शेयर को क्या करता है, स्टॉक मार्केट के माध्यम से क्या करेगा, आर को जब बेहतर रिटर्न होगा, प्रॉफिट नजर में आएगा, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, तो सपोज दैट कोई दूसरा इन्वेस्टर से वो सोल्ड कर देगा। सपोज दैट कोई सपोज दैट कोई एस नाम का कोई है, सुधीर नाम का कोई बंदा है, कोई इन्वेस्टर उससे बेच देगा। तो देखिए क्या हुआ, ये सेकेंडरी मार्केट हो गया, यानी कि द्वितीय बाजार हुआ। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली इन्होंने कंपनी से नहीं खरीद करके कोई इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर ने परचेज कर लिया। ये काम कौन करेगा, तो स्टॉक मार्केट के माध्यम से होती है। प्राइमरी मार्केट में क्या समझे, उसमें कंपनी और इन्वेस्टर दोनों आती है। जब सेकेंडरी मार्केट की काम होगी तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारे इंडिया में है, ये मेन रूप से काम करती है शेयर
वगैरह को परचेज करवाने के लिए ये एक ये है, ठीक है। तो देखेंगे, अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको शायद समझ में आ गया होगा। देखिए कहते हैं द्वितीय बाजार, सेकेंडरी मार्केट। देखिए कहता है इसे आमतौर पर शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट कहा जाता है। देखिए कहता है इसको स्टॉक मार्केट, चूंकि स्टॉक मार्केट के माध्यम से होगा, इसमें पहले से जारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। देखिए इसमें पहले से जारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कोई एक्स लिमिटेड ने शेयर इश्यू करेगा और आर नाम का कोई इन्वेस्टर उसको परचेज करेगा, तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट टाइम इश्यू हुआ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन वही जब आर जो है कोई इन्वेस्टर एस सुधीर नाम के इन्वेस्टर से सोल्ड करेगा, तो वो सेकेंडरी मार्केट होगा। ये काम किसके माध्यम से होगा? स्टॉक मार्केट के माध्यम से, ठीक है। इसका था इसमें पहले से जारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री होती है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये जारी हो चुका है। चूंकि एक्स ने जारी किया तो आर ने खरीदा, तो ऑलरेडी जारी होगा। लेकिन अब क्या है, आर से एस लिमिटेड परचेज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है निवेशकों के बीच लेन देन होता है, कंपनी सीधे शामिल नहीं होती है। देखिए क्या समझे, निवेशकों के बीच सीधे लेन देन होती है। जैसे यहाँ पर कौन है निवेशक, यहाँ पे आर है और एस है। यहाँ पर कंपनी नहीं आ रही है, कंपनी ने तो एक्स लिमिटेड ने तो स्टार्ट में ही आर से सोल्ड कर दिया। यहाँ पे आर किससे बेच रहा है? एस से बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंडरी मार्केट का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। एकदम वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर कहता है फोर्थ में, प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया था, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका इसी का हिस्सा है। यानी कि स्टॉक मार्केट का हिस्सा कौन है? एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर का है, दोनों का मुंबई में है, ठीक है। हमारे इंडिया का एक सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी क्या है। आपको कैपिटल मार्केट का दो हिस्सा होता है, कैपिटल मार्केट के दो भागों में बांटा गया है। एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक बाजार, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट यानी कि द्वितीय बाजार। प्राइमरी बाजार में कोई भी शेयर और डिवेंचर का जो खरीद बिक्री होती है प्रथम बार होती है। इसमें डायरेक्टली क्या होते हैं, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच बाइंग और सेलिंग होती है, ठीक है। इसी को लाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बट सेकेंडरी जो मार्केट होती है, द्वितीय बाजार में क्या होती है, इसमें पुराने शेयर को खरीद बिक्री होती है। और किसके माध्यम से? तो स्टॉक मार्केट के माध्यम से होती है। इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टर के द्वारा खरीद बिक्री की जाती है। इसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। और इसका स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल है आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूंजी बाजार के उपकरण में देखिए क्या-क्या है। जो मैंने बताया, उपकरण का मतलब ये होती है कि पूंजी बाजार में क्या-क्या आता था। तो मैंने बताया शेयर्स आती है, डिवेंचर्स आती है, बॉन्ड्स आती है, म्यूचुअल फंड आती है। इन तमाम चीज़ें हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद ये है देखिए इक्विटी शेयर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तो इक्विटी है, इसको भी मैं तोड़ करके बताऊँगा। देखिए शेयर्स जो होती है, ठीक है, शेयर्स जो होती है 2 प्रकार की होती है, ठीक है। ये 2 प्रकार की, एक होती है इक्विटी शेयर, ये इसका मतलब समझे इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर में इक्विटी शेयर। हमेशा याद रखेंगे शेयर्स जो होती है, क्या समझे, एक कैपिटल का, एक शेयर का एक छोटा कैपिटल का, शेयर कैपिटल का एक छोटा टुकड़ा होती है जो नंबर में विभक्त होती है, ठीक है। और उस शेयर को दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार, एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर। अब दोनों में देखिए क्या फायदा है। यदि आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, डिविडेंड मिलेगी, लेकिन फिक्स रेट से नहीं मिलेगी। वो घटेगा बढ़ेगा, फ्लक्चुएट करेगी। क्या होगा, ये घट भी सकता है, फ्लक्चुएट करेगी, मतलब घट बढ़ होगा। क्यों? क्योंकि आपका ओनरशिप का राइट मिल जाता है। मतलब आप जिस कंपनी में शेयर को इन्वेस्टमेंट करेंगे, सपोज दैट आप, कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसका 1 लाख रुपया कैपिटल है, ठीक है, और 1 लाख रुपया कैपिटल है उसके पास, और आपने 10,000 का शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर में। इसका मतलब खुद सोचिए, 1 लाख में आपका 10,000 आपका इसमें पूंजी है। इसका मतलब 10% आपका क्या है, आपका भागीदारी हो गया, हिस्सेदारी हो गया। अब जो एक्स लिमिटेड, यदि वो प्रॉफिट अर्निंग करेगी, सपोज दैट 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया, चूंकि आप भी इसमें मालिक है, तो एक्स लिमिटेड इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन करेगी कैसे, कि इस 10,000 रुपया का 10%, 1,000 रुपया वो आपको देगी। क्यों? क्योंकि आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करी। तो इक्विटी शेयर का मतलब ये होती है आपको मालिकाना हक मिलेगा। तो जो आपको लाभांश मिलेगी, डिविडेंड मिलेगी,
वो उतना रेशियो से मिलेगी, क्योंकि 1 लाख रुपया कंपनी का पास पूंजी है, उसमें आपने 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करी है, तो कंपनी ने जैसे 10,000 रुपया क्या किया, प्रॉफिट अर्निंग किया, तो उसका 10% अर्थात 10,000 का 10% 1,000 रुपया आपको वो देगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बातें। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी प्रकार को इश्यू नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है वो समझिए। आपने इक्विटी शेयर समझा, क्योंकि शेयर्स में आपने समझा 2 प्रकार की होगी, एक होगी इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। और जो प्रेफरेंस शेयर होती है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होगी, प्रेफरेंस शेयर हो गया, इसमें क्या होता है, जो डिविडेंड मिलती है एक निश्चित दर से होती है। इसका होता है डिविडेंड का रेट फिक्स होती है। ठीक है, फिक्स रेट से मिलेगा आपको क्या चीज, फिक्स रेट से आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगी। मतलब ये, इसमें मालिकाना हक नहीं मिलेगी आपको। कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करेगी तो वहां लिख देगा 9% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर, 2% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना प्रेफरेंस शेयर, आपने 10,000 का प्रेफरेंस शेयर का इन्वेस्टमेंट करोगे, तो 10,000 का अगर 15% वाले प्रेफरेंस शेयर है, तो 15% अर्थात 1,500 रुपया आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। इसका डिविडेंड का रेट क्या होता है, निश्चित होती है। ये इसमें ओनरशिप का अधिकार नहीं मिलते। इन दोनों में यही डिफरेंस होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब उसके बाद देखिए डिवेंचर्स होती है। डिवेंचर्स के बारे में समझते हैं। डिवेंचर क्या है, आप सिंपल समझेंगे, डेब्ट, इसको शॉर्टकट में मैं हम लोग बोल सकता हूँ डिवेंचर को डेप्ट, यानी कि क्या समझे, डिवेंचर्स जो होगी, डिवेंचर, जो डिवेंचर्स होगी एक तरह से समझेंगे एक प्रकार का ऋण है। क्या है, डेप्ट है। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है, शेयर्स पे आपको मिलेगा डिविडेंड, तो इस पे आपको डिवेंचर्स पे क्या मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगी। इंटरेस्ट मिलेगी फिक्स्ड रेट से। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट फिक्स होती है, तो यदि आप डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके दर पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आप जस्ट लाख समझेंगे लोन हुआ। यदि हम लोग लोन लेने के लिए, कोई कंपनी यदि जाती है लोन लेने के लिए बैंक से, तो उसको लोन बोला जाता है। लेकिन वो कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन नहीं लेकर के वो इन्वेस्टर के लिए डिवेंचर्स इशू कर देती है। क्योंकि डिवेंचर इशू करने से उसको क्या फायदा हुआ, अपने इच्छा से इंटरेस्ट को, रेट को डिटरमिन करेगा, निर्धारित करेगी। जबकि बैंक से लोन लेने के लिए जाएगी कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी का जो इंटरेस्ट का रेट है उसके अकॉर्डिंग उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिवेंचर जैसे इश्यू करेगा तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो वहां लिखा रहेगा 9% डिवेंचर, जैसे प्रेफरेंसर में होती है 9%, 10% कुछ भी रेट हो सकती है, और उस पर इंटरेस्ट मिलती है। तो डिवेंचर क्या है, इसका नाम है ऋण पत्र। मतलब जो कंपनी आपसे ऋण लिया है उसके बदले में जो डॉक्यूमेंट देती है, जो पत्र देती है, उसी को बोला जाता है ऋण पत्र, मतलब डिवेंचर। यानी कि डेब्ट के एक्नॉलेजमेंट हुआ, क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस, तो जैसे 10,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10,000 का कोई एक डॉक्यूमेंट देगा, किसका, उस डेब्ट का एक्नॉलेज करेगा कि कंपनी में आपने 10,000 रुपया का डिवेंचर इन्वेस्टमेंट करे, इसलिए उसका नाम क्या, ऋण पत्र। मतलब ऋण के बदले पत्र दिया जाता है। ठीक है, एक बॉन्ड, तो बॉन्ड किसके द्वारा आप देखेंगे, बॉन्ड जो होती है एक सरकार के द्वारा अक्सर इश्यू की जाती है, या कोई कंपनी। ठीक है, तो सरकार तो कोई इश्यू नहीं करती है। सरकार के फेवर में कौन इश्यू करेगी, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह इश्यू करते कौन, आरबीआई। ठीक है, आप समझते हैं, यहाँ पर जो है इस पे चलते हैं, फोकस करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कहता है इक्विटी शेयर, देखिए कहता है कंपनी के स्वामित्व में भागीदारी होते हैं, दर्शाते हैं। देखिए मतलब ओनरशिप का राइट मिल जाती है। ठीक है, यानी कि ओनरशिप का राइट मिलती है, और इसमें क्या होता है, इसमें इसके बदले लाभांश मिलती है, और ये लाभांश कम ज्यादा होती है। मतलब कंपनी के आपको लाभ का आपको हिस्सेदारी हो जाएगा, क्योंकि आपको मालिकाना हक है। उसके बाद डिवेंचर, देखिए कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र है। मतलब ऋण पत्र के बदले क्या मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है। ठीक है, कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र हुआ, ऋण के बदले पत्र हुआ। बॉन्ड, सरकार या कंपनी द्वारा लिए गए दीर्घकालीन ऋण है। देखिए सरकारी, विभिन्न निवेशकों की पूंजी को मिलाकर विविध, देखिए सरकार या कंपनी द्वारा लिए गए दीर्घकालीन ऋण है। यानी कि बॉन्ड क्या समझे, एक आरबीआई, चूंकि सरकार ऋण किससे लेती है, बॉन्ड के माध्यम से। तो बॉन्ड कौन इश्यू करती है, तो आरबीआई के माध्यम से होती है। ठीक है,
उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड, विभिन्न निवेशकों की पूंजी को मिलाकर विविध संपत्तियों में निवेश किया जाता है। देखिए म्यूचुअल फंड क्या है वो तरह समझिए। म्यूचुअल फंड समझिए एक प्रकार के एक्सपर्ट है, यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन बैठा हुआ है। तो सपोज दैट आप एक अननोन पर्सन हो, आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप पैसा लगाते हो, तो खुद जैसे पैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पे कहेगा आप जो इन्वेस्ट करते हो, तो म्यूचुअल फंड जो करते हो, डेप्ट म्यूचुअल फंड लोगे या इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेप्ट का मतलब यदि आप डेप्ट में करते तो रिस्क नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स रेट से जितना आप पैसा दोगे। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में लेते हो तो मालिकाना हक, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने बताया इक्विटी, तो वो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड एक समझिए इंटरमीडियरीज की काम करती है, एक एजेंसी है जो एक्सपर्ट वहां पर बैठा इन्वेस्टर से पैसे को कलेक्शन करती है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर से पैसे कलेक्शन करके वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और वो उसको जानकारी होती है उस बात को कि मैं कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा ताकि इन्वेस्टर को मैक्सिमम रिटर्न हो। तो देखिए यहाँ पर इसलिए लिखा गया, देखिए विभिन्न निवेशकों की पूंजी, देखिए यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर को मिलाकर, मतलब कि वो कई इन्वेस्टर से लेता है और विविध संपत्ति में निवेश किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, चूंकि देखिए ये टेक्निकल टर्म होती है और मैं ईच एंड एवरी को डिफाइन इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी का जानकारी हूं। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं जानता हूं जो मैं सिर्फ एक लाइन में बता दूंगा, क्योंकि मैं रट के नहीं बता रहा हूं, मेरे को जानकारी है रियलिटी में, इसके बारे में अलग से प्रैक्टिकल पढ़ाई भी होता है। तो देखेंगे म्यूचुअल फंड, सपोज दैट कोई एक्स लिमिटेड एक म्यूचुअल फंड की एजेंसी है, ये क्या करेगा, यहाँ पर ए है, बी है, बहुत सारे पर्सन, सी होगा, सब ने इसमें इन्वेस्टमेंट करा, सपोज दैट जितना पैसा है वो सब लगा दिया इसमें, और एक्स लिमिटेड क्या करेगी, ये सारा पैसा को क्या करेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट एसेट जो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, कुछ पैसे को इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेगा, कुछ पैसे को प्रेफरेंस शेयर में इशू करे लगाएगा, कुछ डिवेंचर में। वो आपको समझ में आ गया ना, इसलिए बोला गया है कि म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेशकों की पूंजी को मिलाकर विविध संपत्तियों में निवेश किया जाता है। ठीक है, क्या समझ गए। तो म्यूचुअल फंड क्या है कि विभिन्न प्रकार के निवेशकों को पैसा को इकट्ठा करके विभिन्न संपत्तियों में क्या करता है, विनियोग करता है। मतलब लगाने का मतलब क्या होता है, विनियोग मतलब इन्वेस्ट करना, और जो इन्वेस्ट करता है उसको इन्वेस्टर बोला जाता है। बातें समझ में आ गई होगी, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर। देखेंगे जो भी चीजें यहाँ टेक्निकल चीज है, इसलिए अक्सर इकोनॉमिक्स में बच्चे लोग को काफी कंफ्यूजन होते रहता है, ठीक ना। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियोज लंबी जाएगा, लेकिन अपने लोग को क्या करना, समझना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है, इस पे जरा हम लोग आते हैं। मैंने बताया कि मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए ये होती है। वित्तीय बाजार का वह बाजार होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। जैसे देखिए यहाँ पर पढ़िए, कहता मनी मार्केट, मनी मार्केट वह वित्तीय बाजार है जहां अल्पकालिक शॉर्ट टर्म वित्तीय साधनों का लेन देन होता है। क्या समझे, मनी मार्केट वित्तीय बाजार का वह बाजार होती है जहां पर अल्पकालिक दिनों के लिए वित्तीय साधनों का लेन देन, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स को बाइंग सेलिंग होती है। यहाँ पर वे उपकरण इंस्ट्रूमेंट खरीदे बेचे जाते हैं जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है। अल्पकालीन का मतलब मैंने बताया था 1 वर्ष से कम होती है। इसका रेगुलेट किसके द्वारा होगा, इसका रेगुलेट होगा आरबीआई के द्वारा। रेगुलेट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर जो भी चीज है टेक्निकल, रेगुलेट का मतलब जो देख रेख करती है, तो मनी मार्केट का देख रेख आरबीआई के माध्यम से होती है। क्योंकि देखिएगा जब तक कोई निकाय देखरेख करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टर के साथ क्या होगा, ना इंसाफी हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है। इसलिए उसको देखते हुए उस इन्वेस्टर निवेशकों को संरक्षण करना, पारदर्शिता करना, उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, उसी चीज से बचने के लिए और उसको एडवाइस देने के लिए एक संस्था को बनाया जाता है ताकि उसको देख रेख करे, ठीक है। जैसे हम लोग जब है एक जन पब्लिक है, इसको किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो हम लोग के लिए क्या है, कोर्ट बना हुआ है, एक कोर्ट कचहरी हम लोग दौड़ते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे जब जाएंगे हम लोग वित्तीय बाजार में, अगर किसी प्रकार के धोखाधड़ी होगा तो हमें सेबी और आरबीआई के पास जानी पड़ेगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तरलता, लिक्विडिटी प्रदान करना, क्योंकि पैसे को, कैश को इनफ्लो आउटफ्लो करती है, इसलिए लिक्विडिटी प्रदान करना। स्वल्पकालीन ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराना, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए ऋण को उपलब्ध करवा देती है। किसी कंपनी को कम दिनों के लिए, अल्पकाल के लिए पैसे की आवश्यकता होगी तो वो प्रोवाइड करती है। और नगद प्रवाह, कैश फ्लो को बनाए रखना, मतलब कि कैश में किसी प्रकार को कमी न हो, इसको मेंटेन करती है, ठीक है। अब देखिए मनी मार्केट की विशेषता क्या है, सो देखिए बहुत अच्छे तरह से समझनी हम लोग को।
अल्पकालिक निवेश, ये सही बात है। 1 वर्ष या उससे कम की अवधि वाले उपकरणों का लेन-देन होता है। कम जोखिम और कम रिटर्न, ठीक ना? ये सुरक्षित निवेश होते हैं, परंतु इनमें रिटर्न भी सीमित होती है। हमेशा याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या होती है, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क होती है। नो प्रॉफिट नो रिस्क और लो प्रॉफिट लो रिस्क, हमेशा याद रखिए। यहाँ पे क्या है, रिटर्न कम मिलती है, इसलिए जोखिम यहाँ पे कम होती है, ठीक है? इसलिए कहता है कम जोखिम, हमेशा याद रखिए। जब भी इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस या अकाउंटेंसी या कॉमर्स में जाते हैं तो एक कहावत कहा गया है, आप कम लाभ के लिए सोचेंगे तो आपको रिस्क जो होगा बहुत कम होगा। अब ज्यादा लाभ के लिए सोचेंगे, आपको रिस्क भी उतना ही उठाना पड़ेगा। मॉडरेट अगर आप रखते हैं तो मॉडरेट ऐसा होगा, ठीक है? उच्च तरलता, हाई लिक्विडिटी, देखिए हाई लिक्विडिटी इसलिए कि जल्दी यहाँ पे मनी आ जाता है। देखिए कहते हैं मनी मार्केट उपकरणों को आसानी से नगद में बदला जा सकता है, ठीक है? बड़े संस्थागत निवेश को भाग लेते हैं, जैसे जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, सरकारें, आरबीआई आदि। यहाँ पर क्या होता है, बड़े संस्था यहाँ पे भाग लेती है, क्योंकि जैसे बैंक, बीमा कंपनी, सरकार, आरबीआई आदि, क्योंकि यहाँ पे मनी की काम होती है, तो अक्सर क्या होती है, बैंक लेती है, कंपनी यहाँ लेती है और आरबीआई लेती है। यदि वही जन पब्लिक का आवश्यकता होगा तो वो कौन लेगा, हम लोग कहाँ जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बात समझ गए? लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं, वहाँ छोटा बड़ा सभी होते हैं शेयर मार्केट में। सार्वजनिक भागीदारी सीमित होती है कि देखिए आम नागरिक इसमें सीधे भाग नहीं लेते, म्यूचुअल फंड्स के जरिए भागीदारी संभव है। देखिए यहाँ पर एक आम आदमी भागीदारी नहीं ले सकती है, अगर भागीदारी लेनी है तो म्यूचुअल फंड के जरिए ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि म्यूचुअल फंड एक इंटरमीडियरीज है, ठीक ना, जो विभिन्न प्रकार के निवेशकों से पैसे को इकट्ठा करती है और विभिन्न प्रकार के वित्तीय संपत्ति में वो विनियोग करती है, अर्थात इन्वेस्ट करती है। तो म्यूचुअल फंड वहां पर जाके इन्वेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक। मनी मार्केट की संस्थाएं देखिए कौन है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मनी मार्केट का प्रमुख नियंत्रक और रेगुलेटर भी है। क्या कहा है मैंने, आरबीआई जो है मनी मार्केट को रेगुलेटर है। वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्तीय संस्था, देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है, तो देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा का लेन देन की कारोबार करती है। देखिए यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक का नाम आ गया तो बैंक को छोड़ करके जो नॉन बैंकिंग का काम करता है उसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, या आप प्राइवेट में सुनते हो मिथुज फाइनेंस है, ये सब क्या है, वित्तीय संस्था है, ठीक है। या कोई प्राइवेट बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक तो बैंक में आ जाएगा, ठीक ना। आप समझे कि सर नॉन बैंकिंग क्या हुआ, तो देखिए हमेशा याद रखें बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। बैंकिंग कंपनी का क्या फंक्शन होती है कि किसी को डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन और एडवांस कस्टमर को प्रोवाइड करना, ये दो मेन काम होते हैं बैंक का। लेकिन जो नॉन बैंकिंग कंपनी होती है जिसको अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, उसका काम होता है लोगों को डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ लोगों को क्या करेगा, लोन को प्रोवाइड करेगा। जैसे आप जाएंगे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे मुथूट फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, वहां पर आपको जमा नहीं लेगा, वो आपको लोन सिर्फ प्रोवाइड करेगा, तो ये क्या होगा, नॉन बैंकिंग कंपनी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, कॉर्पोरेट संस्थाएं और सरकारें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मनी मार्केट के प्रमुख उपकरण उपकरण में देखिए क्या क्या आता है, ट्रेजरी बिल, सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालीन ऋण है, 91, 182 या 364, ये हमेशा याद रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ट्रेजरी बिल क्या है। तो ट्रेजरी बिल जो है एक सरकार के द्वारा जारी किया जाता है जो अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करती है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेजरी बिल क्या होता है, एक होता है 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए होती है, ठीक है। आप कहेंगे तो सरकार के द्वारा जारी का मतलब ये हुआ कि सरकार के फेवर में आरबीआई जारी करती है, ठीक है। सीपी कॉमर्शियल पेपर कहता बड़ी कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाला अनसिक्योर्ड अल्पकालिक ऋण उपकरण है। देखिए कॉमर्शियल पेपर जो होती है, नाम है कॉमर्शियल, मतलब कोई व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा, एक जो बड़ी कंपनी होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है, ये अनसिक्योर होती है। क्यों अनसिक्योर होती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के माध्यम से नहीं होती, कंपनी के माध्यम से होती है। लेकिन ट्रेजरी बिल ये सरकार की चीज, ये गारंटी होती है, ये पूर्ण सिक्योर होती है, सरकार का कोई भी चीज सिक्योर होती है, ठीक है। क्या कहता है, बड़ी कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले अनसिक्योर्ड अल्पकालिक ऋण उपकरण है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी, देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जो एक निश्चित राशि पर निश्चित समय के लिए जारी होती है। देखिए
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है, जो बैंक जारी करती है एक निश्चित राशि के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए, यहाँ पे जो भी ये कस्टमर्स है वो बाइंग करती है, ठीक है। रेपो और रिवर्स रेपो, अल्पकालीन उधारी और निवेशकों की प्रक्रिया जो आरबीआई और बैंकों के बीच होती है। कॉल मनी मार्केट बहुत ही अल्पकालीन 1 दिन से 14 दिन तक के लिए होती है, बैंकों के बीच लेन-देन होती है। कॉल मनी समझेंगे जो बैंक अक्सर लेती है, जैसे कि वन नाइट के लिए लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझो, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा कॉल मनी का मतलब देखिए क्या होता है, कॉल मनी मार्केट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पंजाब नेशनल बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हो, तो पंजाब नेशनल बैंक के पास ये तो कोई 100% श्योर तो नहीं ना कि आज मेरे पास कस्टमर इतना ही आएँगे जो इतना पैसा निकालेगा। तो मान कर चलिए पंजाब नेशनल बैंक में 5 करोड़ रुपया कैश रखा हुआ है उसके पास, लेकिन आज कस्टमर आ गया 10 करोड़ पैसा लेने, तो क्या पंजाब नेशनल बोलेगा मेरे पास कैश नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकती है, नहीं तो बैंक को साख पे काफ़ी आघात पहुँचेगी। तो बैंक क्या करती है देखिएगा, जो बगल का कोई बैंक होती है जैसे एसबीआई हो या सेंट्रल बैंक है उसके पास, तो वो क्या करेगा, उसको 1 दिन 2 दिन के लिए उससे पैसा ले लेता है। आप मुझे 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, उसी को बोला जाता है कॉल मनी बोला जाता है, ठीक है? ठीक है? ये बैंक उस एक दूसरे बैंक से वो क्या करती है, इंटर बैंक आपको लोन लेती है, या कोई एसबीआई को बैंक को ज़रूरत पड़ गया 2, 4, 5 करोड़ के लिए 2 दिन, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, मैक्सिमम 14 दिनों के लिए, तो वो सेंट्रल बैंक से ले सकती है, पंजाब नेशनल बैंक से ले सकती है। उसी को बोला जाता है कॉल मनी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो आपने इस क्लास को आपने अटेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।